बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। डेली करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग रोज़ की तरह हाजिर हैं। आज भी चलिए समय न गवाते हुए बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की ओर। और उस पर जाने से पहले आपसे गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियो मिलने का अवसर मिल सकेगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। जनवरी 2025 में अब तक कुल पीएफआई निकासी बढ़कर कितने करोड़ रुपए पहुंच गई है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए 64,500 करोड़ रुपए, 63,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए या 64,156 करोड़। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अभी पिछले दिनों की ही न्यूज़ है, न्यूज़ पेपर में ही निकला था, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया हमने। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई की भारतीय शेयर बाज़ारों से बिकवाली जारी है, यानी यहाँ से वो शेयर बाज़ार से निकल रहे हैं। बीते सप्ताह 20 से 24 जनवरी के दौरान एफपीआई ने भारतीय बाज़ारों से 19,759.78 करोड़ रुपए की निकासी की है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने डाटा के अनुसार जनवरी में अब तक एफपीआई की कुल निकासी बढ़कर 64,156 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यानी यहाँ से जो निवेशक हैं वो मार्केट से पैसा विड्रा कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि एफपीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एफआईआई और इसको एफपीआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में इन्वेस्टमेंट जो है शब्द जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पोर्टफोलियो है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल है। तो इससे एक बेसिक अंतर मिल रहा है कि ये संस्थागत निवेश है और ये पोर्टफोलियो में निवेश है। तो इसमें बेसिक अंतर क्या होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनियों में 10% से ज़्यादा का निवेश जब होता है तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे ये कोई भारत की कंपनी हो गई, ठीक है, कोई यहाँ पर भारत की कंपनी हो गई और विदेश की कोई कंपनी आकर के यहाँ पर निवेश करती है और उसमें 10% से ज़्यादा का निवेश करती है, ठीक है, 10% से ज़्यादा का निवेश करती है, तो उसे हम बोलेंगे एफआईआई, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये 10% से कम का निवेश होता है। जो यहाँ पर 10% है वो उससे कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसको दूसरा पॉइंट देखें तो दीर्घकालिक निवेश होता है। दीर्घकालिक निवेश कैसे होगा कि जैसे 10% से ज़्यादा जब वो निवेश कर रहे हैं तो यानी वो किसी कंपनी में जब लगा रहे हैं तो चाहेंगे कि कंपनी जो है ग्रो करे, ठीक है। तो दीर्घकालिक निवेश होता है। यहाँ पर अल्पकालिक निवेश होता है। यहाँ भौतिक अवसंरचना में निवेश करते हैं, परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, या उसकी पूंजी है, उसमें निवेश करते हैं एफआईआई में। और यहाँ पर क्या होता है ये भौतिक अवसंरचना में निवेश नहीं करते हैं, लाभ होते ही बेचकर निकल लेते हैं और ये वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वित्तीय परिसंपत्तियों में एफपीआई निवेश करते हैं
और परिसंपत्तियों में, भौतिक परिसंपत्तियों में जो है FII निवेश करते हैं। FII जो है उद्योग कार्यालय भी खोलते हैं, क्योंकि वो भारतीय कंपनियों में जब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चाहेंगे कि यहाँ पर जो है अधिक से अधिक जो बिजनेस का विस्तार हो, तो अपना कार्यालय भी खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, उद्योग कार्यालय FPI में नहीं खुलता है। FDI जो होता है स्थिर होता है, यानी 10% से ज़्यादा वो निवेश जब कर रहे हैं तो दीर्घकालिक निवेश है, इसलिए ये स्थिर होता है, जबकि ये अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि अल्पकालिक निवेश है। FII में निवेश करेंगे जब, तो क्या होगा, कंपनी का विस्तार होगा, विस्तार होगा तो क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। जबकि FPI में ऐसा नहीं होता है, रोजगार सृजन की कोई बात नहीं होती है। वो आते हैं और निवेश करते हैं, प्रॉफिट होता है, निकल लेते हैं। FII में जब निवेश होता है तो क्या होता है, तकनीकी हस्तांतरण होता है। जैसे विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, वो जब भारत की किसी कंपनी में आई और निवेश की तो चाहेंगी लाभ जो है उनको दीर्घकाल में लाभ मिले, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो तकनीकी भी हस्तांतरित करते हैं, यानी भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी भी देते हैं। जबकि FPI में ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिक अंतर है, तो आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है, हाल ही में 21वां थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल अहमदाबाद में आयोजित हुआ। पहला फिल्म फेस्टिवल 3 अगस्त 2002 को आयोजित किया गया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2। बढ़ते हैं इसके व्याख्या की ओर। ये अहमदाबाद में नहीं हुआ था, बल्कि मुंबई में हुआ था। तो थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हुआ। इस महोत्सव में कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया। 61 फिल्म चयनित थी। ये फिल्में विभिन्न देशों जैसे चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया और भूटान से आई थी। फिल्मों की स्क्रीनिंग मुंबई के अंधेरी, सायन और ठाणे में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान मशहूर गीतकार, पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में, यह भारत में आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है। तो भारत में आयोजित होता है। ये एशियाई सिनेमाओं को एक मंच प्रदान करता है। यह फेस्टिवल विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं को एक साथ लाता है। इसमें दर्शकों को विभिन्न संस्कृतियों और कहानियों का अनुभव करने का मौका मिलता है। यह फेस्टिवल 3 अगस्त 2002 को आयोजित किया गया था, पहला, ठीक है। तो शुरुआत जो हुई थी 3 अगस्त 2002 को हुई थी। पिछले 21 वर्षों से मुंबई में एशियाई फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता? मैडिसन कीज ने, सबलेंका ने, अरीना ने, मार्टिना हिंगिस ने। तो जो एशियाई ओपन, यानी इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा मैडिसन कीज ने। मैडिसन कीज ने जब अपने पति के सहयोग से खेलना स्टार्ट किया तो वो आगे निकली और ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने में कामयाब रहीं। उन्होंने हराया किसको? सबलेंका को हराया। तो इन्हें हराया, यानी ये उप विजेता थी। अरीना को भी हराया था। और यहाँ मार्टिना हिंगिस 3 बार एशियाई ओपन जीत चुकी हैं। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ये रही मैडिसन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। और ये जीत के बाद खुशी आप देख सकते हैं।
अमेरिका की मैडिसन कीज ने शनिवार को मेलबर्न पार्क में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में 2 बार की गत चैंपियन बेलारूस की अरीना सबालेंका को 6-3, 2-6, 7-5 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसी के साथ वह 29 वर्ष की आयु में पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली चौथी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं। तो चौथी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं क्योंकि वो 29 वर्ष में जीत रही हैं। पिछले वर्ष नवंबर में अपने कोच और पार्टनर फ्रेंटोजेलो से शादी के बाद यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, अंतिम बार 2017 में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली कीज को जैसे ही इस बार पति का कोर्ट पर साथ मिला, करियर का पहला ग्रैंड स्लैम भी उनके हाथ आ गया। ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लेते हैं। तो ये वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी माह में खेला जाता है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो मई जून में खेला जाता है, तीसरा होता है विंबलडन जो जून जुलाई में खेला जाता है, और चौथा होता है यूएस ओपन जो अगस्त सितंबर में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, मतलब कोर्ट जो होता है हार्ड होता है। ठीक है, जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है मिट्टी पर खेला जाता है, यानी क्ले से बना होता है, क्ले का कोर्ट होता है, और विंबलडन जो है घास पर खेला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है और यूएस दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन घास पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ। इसके बाद 1881 में यूएस ओपन शुरू हुआ, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ। तो शुरुआत के वर्ष भी याद रखिएगा। सबलेंका की हैट्रिक रोकी कीज ने। तो सबलेंका जो है इसके पहले जो है 2 बार विजेता थी। ठीक है, तो कहाँ की हैं? बेलारूस की। सबलेंका को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खिताबी जीत की हैट्रिक लगाकर मार्टिना हिंगिस की बराबरी करने से रोक दिया। यानी मार्टिना हिंगिस जो है ये 2 बार जीत चुकी हैं, 1999 और 1997 और 1999, ये 2 बार जो है ये जीत चुकी हैं। और ये सबलेंका अगर जीत जाती तो ये भी जो है हैट्रिक लगा लेती, लेकिन ये 2 बार ही जीत पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पुणे, कोच्चि, बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा बेंगलुरु हो जाएगा। व्याख्या देखें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। वह भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के साथ इस समारोह में शामिल हुए। इसकी जानकारी बाद में विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन का हिस्सा बनना खुशी की बात है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी और उनकी टीम को बधाई। भारत अमेरिका सहयोग हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत लोगों के बीच संबंध से प्रेरित है। यह प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पुष्ट है। ठीक है, बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास इन साझेदारियों को मजबूत करने, विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और प्रतिभा की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कदम को भारत अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि भारत जल्द ही लॉस एंजिल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, वहीं पर जहां पर आग लगी हुई है। यह भारत, कर्नाटक और बेंगलुरु के हितों को बेहतर तरीके से पूरा करेगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह भारत, कर्नाटक और बेंगलुरु के हितों को बेहतर तरीके से पूरा करेगा। भारत अमेरिका संबंधों के विस्तार के बारे में बोलते हुए
डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आज जब हम एआई, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अंतरिक्ष और ड्रोन के युग में हमारे सामने मौजूद सभी संभावनाओं को देखते हैं तो हमारे रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा तकनीक पर आधारित होंगे। इसमें अंतरिक्ष का बहुत बड़ा घटक होगा क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र अभी खुलने लगा है। रक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2 दशक पहले हमारे भंडार में लगभग कोई अमेरिकी हथियार नहीं थे। रक्षा सहयोग बहुत कम था। आज हम C-17, C-130 चिनूक, अपाचे उड़ाते हैं। तो ये सब कहाँ की हैं? ये सब जो है अमेरिका की हैं, यूएसए की हैं। तो वहाँ से हम लोग जो है आयात किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो मलेशिया में, दक्षिण अफ्रीका में, हालैंड में, भारत में। तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? मलेशिया में आयोजित हो रहा है। कप्तान निक्की प्रसाद की अगुवाई में, कैप्टन कौन है? निक्की प्रसाद हैं। भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम मलेशिया में शुरू हो रहे दूसरे आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 में अपने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप खिताब का बचाव करने की कोशिश करेगी। दूसरा आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टीम ने सैफाली वर्मा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रम में आयोजित फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहला आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता था। विश्व कप 20 ओवरों के प्रारूप में खेला जाएगा और यह 19 वर्ष से कम आयु की महिला खिलाड़ियों के लिए है। विश्व कप में टीमें कौन कौन सी होंगी? तो 16 टीमें भाग ले रही हैं। टीम को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, भारत, वेस्ट इंडीज, मलेशिया। ग्रुप बी में इंग्लैंड, पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, समोआ, दक्षिण अफ्रीका। ग्रुप डी में बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्कॉटलैंड। आईसीसी के सभी 10 पूर्व सदस्य दक्षिण अफ्रीका में पहले विश्व कप में अपने प्रदर्शन के आधार पर इस प्रतियोगिता के लिए स्वतः ही योग्य हो गए हैं। आईसीसी के बारे में देख लें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की विश्व नियामक संस्था है। इसमें 108 सदस्य देश शामिल हैं। पूर्व सदस्य 12 देश हैं जो टेस्ट मैच खेलने के पात्र हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? फिलहाल में जय शाह जी बने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह जी को। आइए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिला है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो ये रहे जसप्रीत बुमराह जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख सकते हैं। इस अवार्ड के लिए बुमराह के अलावा ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस और साउथ अफ्रीका के डेन पैटरसन को भी नॉमिनेट किया गया था। बुमराह के प्रदर्शन की खासियतें क्या रहीं? यह बुमराह होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुमराह ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा 32 विकेट चटकाए। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्ले ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी जीता। यहाँ पुरस्कार होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पुरस्कार होगा, पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में उन्होंने पहले ही ओवर में 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। दूसरे ओवर में उन्होंने 3 विकेट लेकर 9 विकेट हासिल किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 25 जनवरी, 21 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी। तो मनाया गया कब? 24 जनवरी को। इसके व्याख्या को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल तत्कालीन जो राज्यपाल थे राम नाईक जी, उन्होंने
शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। प्रदेश सरकार द्वारा इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम जो है बदल दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश बनने की यात्रा को जब देखें तो प्राचीन और मध्यकाल में यहाँ मौर्य, कुषाण और गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, जबकि 16वीं शताब्दी में यह मुगल साम्राज्य के अधीन था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया, जिसे 1950 में स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। वर्तमान में राज्य में 75 जिले हैं और लखनऊ इसकी राजधानी है, आप सबको पता होगा। गौरतलब है कि महाकुंभ क्षेत्र को 76वें जिले का दर्जा दिया गया है। अभी 76वां जिला बना है ना अस्थायी तौर पर, तो महाकुंभ को बनाया गया है। संस्कृति उत्सव। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्कृति उत्सव का आयोजन कर रही है। इस उत्सव का आयोजन 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है, जो भी समझ लीजिए। इस महोत्सव का उद्देश्य कला संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करना है और लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना है। इस वर्ष यह उत्सव उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम पर मनाई जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान इस थीम पर मनाई जा रही है। इस उत्सव के दौरान शास्त्रीय गायन में ख्याल, ध्रुपद और शास्त्रीय गायन में ठुमरी, दादरा, चैती, चैता, झूला, होरी, टप्पा, कजरी, झूला, बिरहा, आल्हा, निर्गुण, लोकगीत की प्रतियोगिताएं हुई। तो ये सब जो है लोकल जो है अर्थशास्त्रीय गायन है। आप इसे जो है मैप में अपने मार्क कर लीजिएगा कि ठुमरी कहाँ की है, दादरा कहाँ की है, चैती कहाँ पर गाया जाता है, टप्पा कहाँ पर है, कजरी कहाँ पर है। कजरी जैसे सोनभद्र वगैरह में है, ठीक है, आल्हा बुंदेलखंड में है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। नृत्य में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और अन्य शास्त्रीय नृत्यों की नृत्य प्रतियोगिताएं हुई। तो आप ये शास्त्रीय नृत्य जो है ये भी मार्क कर लीजिएगा कि कथक कहाँ की है, भरतनाट्यम कहाँ की है, ओडिसी कहाँ की है, मोहिनीअट्टम कहाँ की है। इसके अलावा 2 और हैं, वो भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का योगदान। सांस्कृतिक धरोहर क्या रहा? उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह भूमि राम, कृष्ण और बुद्ध से जुड़ी कहानियों और स्थलों से समृद्ध है। अयोध्या, काशी, वाराणसी और मथुरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वैश्विक पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी को देख लें तो स्थापना आपको पता है 24 जनवरी 1950 को हुआ। सरकारी पशु जो है बारहसिंगा है, ये रहा बारहसिंगा। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त के भीतर दो मछलियां हैं, तो ये रहा राजकीय वृक्ष, राजकीय चिन्ह। और राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, ये रहा अशोक का पेड़, ठीक है। इसकी राजधानी लखनऊ है। क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या जो है 9 है, जिसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 8 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसको मैप पर भी देख लेते हैं। तो सबसे कम जो लगा है ये हिमाचल में लगा है, ये सहारनपुर में थोड़ा सा लगता है। उत्तराखंड में 7 जिलों से लगता है, यहाँ भी जो है 7 जिलों से लगता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 जिलों से यहाँ भी लगता है। बिहार से कितने जिलों से लगता है? तो 1 यहाँ पर हो गया, 2 3 4
5, 6 और ये किए 7, तो 7 यहाँ भी है। सोनभद्र से कितने जिलों से लगता है, कितने राज्यों से लगता है? तो सोनभद्र में जो है एक तो बिहार राज्य है, एक झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश है, तो 4 राज्यों से लगता है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का 11, यूपी का 11 जिला जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 आगरा। ठीक है। राजस्थान में देखेंगे तो 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा। वहीं हरियाणा में देखेंगे तो आप जो है सहारनपुर पाएंगे और शामली पाएंगे, बागपत पाएंगे, फिर जो है गौतम बुद्ध नगर भी पाएंगे, अलीगढ़ भी पाएंगे, मथुरा भी पाएंगे। यहीं पर हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसकी सीमा जो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगती है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सही उत्तर का चयन करें। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो हैं। इस वर्ष के समारोह का मुख्य केंद्र संविधान के 75 वर्ष है, जबकि झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये लिखा नहीं है। सही उत्तर का चयन करें तो यहाँ लिखा है। ठीक है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एक्चुअली में ये प्रश्न पहले आना चाहिए था, लेकिन इसमें ज़्यादा व्याख्या है इसलिए हमने पीछे रखा है। ये रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखते हैं। कर्तव्य पथ पर आज भारत के विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दोनों का अनूठा संगम दिखाई दिया। देश अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन ब्रह्मोस, पिनाक, आकाश सहित कुछ अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन से किया, तो वहीं सतह से सतह पर अचूक मार करने वाली मिसाइल प्रलय भी नजर आई। यही नहीं, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में देश की सांस्कृतिक छटा दिखी। मौका था भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजित होने वाले समारोह का। यही नहीं, इस दौरान राष्ट्र संविधान के लागू होने का प्लेटिनम जुबली वर्ष समारोह मना रहा है। तो कौन सा समारोह मना रहा है? प्लेटिनम जुबली समारोह, चूँकि 75 वर्ष क्रॉस कर गए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इंडोनेशिया की एक मार्चिंग टुकड़ी और बैंड टुकड़ी भी समारोह में शिरकत की। जैसा कि आज आप लोगों ने कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है वहाँ की जो मार्चिंग टुकड़ी थी और बैंड टुकड़ी थी, बहुत ही सुंदर कदम ताल मिला रहे थे और गजब का सिंक्रोनाइजेशन था। ठीक है। सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। यानी 4 राष्ट्रपति ऐसे हो चुके हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग ले चुके हैं। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। तो पहले भी थे और 76 में भी है। इस वर्ष के समारोह का मुख्य केंद्र संविधान के 75 वर्ष है, जबकि झांकियों का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियों और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की 15 झांकियां समारोह में शामिल हुईं। देश अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसे अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफार्मों के माध्यम से किया। सेना का बैटल सर्विलांस जो है वो भी था। संजय और डीआरडीओ की सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल प्रलय पहली बार समारोह में शामिल हुए। तो कौन सा? संजय और प्रलय, ये दोनों जो है पहली बार शामिल हुए।
प्रलय जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। T-1990 भीष्म टैंक सारथ इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल BMP सेकेंड और शार्ट स्नैप ब्रीजिंग सिस्टम 10 मीटर, नाग मिसाइल सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, अग्निबाण, बजरंग हल्का विशिष्ट वाहन जो है, ठीक है, भी परेड का हिस्सा थे। C-130J सुपर हरक्यूलिस जो अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ना, पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है। C-130, C-295, C-17 ये सब जो है सी वाले अमेरिका के हैं। ग्लोब मास्टर P-8I MiG-29 सुखोई 30 भी समारोह में भाग लिए। परेड में कई अन्य चीज़ें भी पहली बार देखने को मिली, जैसे कि तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना की झांकी। यह सशस्त्र बलों के बीच तालमेल को दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार झांकी में युद्ध के मैदान का परिदृश्य दिखाया गया, जिसमें स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक, तेजस जेट और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ थल, जल और वायु में समन्वित अभियान का प्रदर्शन किया गया। DRDO रक्षा कवच बहुक्षेत्रीय खतरों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा पर झांकी पेश किया। अब ये रहा इंडोनेशिया, चूँकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, तो इंडोनेशिया के बारे में अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने बात किया था कि वहाँ जो है भारत ब्रह्मोस का निर्यात कर रहा है, और वो कितने मिलियन डॉलर का था, 450 मिलियन USD का था, US डॉलर का था, ठीक है। तो इतने मिलियन डॉलर का निर्यात करेगा भारत। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये सुमात्रा, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है, और जो है ये इंडोनेशिया लगभग 1300 द्वीपों का समूह है। तो ये छोटे छोटे द्वीप मिल करके इंडोनेशिया बनाते हैं, ठीक है। सुमात्रा पर क्या है, ज्वालामुखी आते रहते हैं और इन ज्वालामुखियों से जिप्सम जो है निकलता है, जो कि सीमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। और इस सुमात्रा द्वीप पर जो है चोल साम्राज्य के राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की थी, अपना कब्जा किया था। ये रहा, ये बोर्नियो द्वीप है, ये बोर्नियो ये भी जो है इंडोनेशिया का ही है। और यहाँ पर जो है ये मलेशिया का भाग है, ये वाला भाग जो है मलेशिया का है। यहीं पर छोटा सा एक देश है ब्रुनई जो है तेल या खनिज भंडार के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक देश है, और ये मलेशिया है, ये ब्रुनई है जो इंडोनेशिया का भाग है। इसको देखें तो यहाँ पर सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, ठीक है, ये बाली हो गया, ये लोम्बोक हो गया। तो ये इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं। ये सुलावेसी हो गया। यहाँ पर 2 जल संधियाँ जो है बहुत ही इम्पार्टेंट हो जाती हैं। एक है हमारा जो है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है, पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर के प्रोग्राम में हमने बताया था। तो ये अंडमान सागर को, यहाँ पर अंडमान सागर है, ठीक है, और यहाँ पर ये जावा सागर है, इसे बोलते हैं जावा सागर। तो इसे जो है इन दोनों को जोड़ती है, अंडमान सागर और जावा सागर को। और किसे किसे अलग करती है, तो ये मलय प्रायद्वीप और ये सुमात्रा द्वीप को
अलग करती है। इंडोनेशिया के बारे में एक और जानकारी जो है, जावा पर इसकी कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की जकार्ता है, तो जकार्ता इसकी कैपिटल है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आसियान देशों का हेडक्वार्टर भी है, तो आसियान देशों का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में ही है। एक चीज़ और मैंने उस टाइम बताया था कि इंडोनेशिया जो है सेकेंड विश्व में जैव विविधता का केंद्र है, और इसी जकार्ता पर जो है या जावा पर जो है सिनकोना पाया जाता है। सिनकोना जो है किस काम में आता है? मलेरिया के उपचार में। और सिनकोना जो है किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन से, कुनैन की छाल से। तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है सिनकोना का। तो इंडोनेशिया के बारे में हम लोगों ने मोटी मोटा देख लिया। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।